नमस्कार साथियों, बहुत सारे संस्था प्रधान साथियों ने ये डिमांड की कि ऑडिट पेरा किन किन बिंदुओं पर लगता है उसके संबंध में भी चर्चा की जाए। तो आज हम इस वीडियो में ऑडिट पेरा के संबंध में चर्चा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर ऑडिट पेरा बन सकता है और हमें ऑडिट पेरा से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आंतरिक जांच दल का ऑडिट पेरा देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे महालेखाकार का ऑडिट पेरा प्रतिवेदन, दोनों ही यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक जांच दल का देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि ऑडिट पेरा में आपको भाग क में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, संस्था प्रधान है, उनका नाम मैं यहाँ हाइड कर चुका हूँ। ये कार्यकाल के ये अधिकारी है, वो इस समय रहे हैं, ये रोकड़ पाल रहे हैं, ये भंडार पाल रहे हैं। और जांच दल में कौन कौन है इनके नाम यहाँ रहेंगे। उसके बाद में जांच की अवधि है वो यहाँ पे अंकित मिलेगी। उसके बाद में नगद का भौतिक सत्यापन, नगद का भौतिक सत्यापन, छात्र कोष में कितना नगद है, बैंक में कितना है और टोटल कितना है। बैंक में ये दो खाते हैं इसलिए यहाँ दो दिखाए हैं। और ऐसे ही राजकीय रोकड़ में नगद में 2300 है, टोटल 2300। ऐसे ही विकास कोष में कितना नगद है, कितना बैंक में है। इसके अलावा पुराने टाइम में चलता था संचयी का, तो उसमें कितने नगद है और कितने बैंक में है और कुल कितने हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि यहाँ भाग प्रथम में पूर्व की कोई ऑडिट हुई है, उसके निरीक्षण के जो आक्षेप हैं, तो कोई बकाया अनुच्छेद अगर हैं तो उसका विवरण सबसे पहले यहाँ भाग प्रथम में आएगा। तो भाग प्रथम में ये शून्य है। उसके बाद में भाग द्वितीय में चोरी, गबन, धोखाधड़ी, ये भी शून्य है। उसके बाद में भाग द्वितीय व्यय, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो ऑडिट पेरा लगा है वो है यात्रा भत्ते में अनियमित भुगतान की वसूली 797 रुपए की। तो राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 की अनुसूची 2 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय के ड्यूटी स्थान से 15 किलोमीटर से किसी स्थान पर ठहरने तो प्रत्येक दिन के लिए विराम भत्ता अनुज्ञेय होगा। ये बशर्ते सरकारी कर्मचारी किसी विशिष्ट स्थान पर उस स्थान पर कम से कम 8 घंटे के लिए ठहरा हो, किंतु किसी विशिष्ट दिन उस स्थान पर 4 घंटे से अधिक और 8 घंटे से कम विश्राम हो तो आधा विराम भत्ता ही देय होगा। और कई कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक विराम दर्शाकर पूरा विराम भत्ता लिया है जो अनियमित है। यानी ये उस समय की बात है जब ये ऑफलाइन बिल बना करते थे, तो निम्न कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ते का अनियमित अधिक भुगतान प्राप्त किया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। तो ये टीए बिल नंबर दिए हैं और कौन सी दिनांक के हैं और नाम कर्मचारी के, और इनसे जैसे इन कार्यालय कार्य हेतु ये यात्रा का प्रयोजन और डाक देने हेतु 30-30 रुपए की ये वसूली है। एक कार्मिक से 60 रुपए की, दूसरे नंबर पे इस कार्मिक से 330 रुपए की वसूली। और उसके बाद ये पुराने समय की है, आज के समय यानी 2000 की बात है ये। उसके बाद नियम वो ही है, लेकिन हम ये जो इन दिनों में तो विद्यालयों में ऑडिट हुए काफी समय हो गया, तो हम ये जो 2008-9 के आसपास की ऑडिट हुई है उसकी डिटेल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक लेटेस्ट भी उसके बाद वाली जो है वो लेटेस्ट है, 2020 में हुई है, उसका विवरण मैं प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद में देखिए एक कर्मचारी के यहाँ 26 रुपए शिकायत जांच की राय मांगने के लिए ये 26 रुपए की वसूली है। उसके बाद में 26 और 27 ये शिकायत जांच की फाइल जमा कराने ये वसूली हेतु, क्योंकि इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं माना गया है, तो ये 63 रुपए की। इस तरीके से अगली ये वसूली 103 की। तो अलग अलग कर्मचारियों से अलग अलग जो ये वसूलियां हैं कुल मिला के 797 रुपए की यात्रा भत्ते की ये जो वापस वसूली करके राजकोष में जमा करवाकर अनुपालना प्रेषित करें। तो ये तो संबंधित कर्मचारियों से वसूली हो गई। उसके बाद में आता है राजकोष में जमा करवाई गई राशि के चालान सत्यापन का भाव 6830 रुपए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, कोई राशि राजकोष में जमा करवाते हैं तो उसका जो चालान है हमें ट्रेजरी भेजकर उसको वेरीफाई करवाना होता है। तो
ये ऑडिट में पैरा बनता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम 59 के अनुसार राजकोष में जमा करवाई गई राशि के चालान का कोष कार्यालय से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। तो ये संलग्न सूची के अनुसार 6,830 रुपए के चालान सत्यापन का अभाव पाया गया और उक्त राशि के चालान का सत्यापन कोष कार्यालय से करवाया जाना और अनुपालना प्रेषित करें। उसके बाद में स्टॉक रजिस्टर, तीसरा जो पैरा है वो है स्टॉक रजिस्टर से संबंधित। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय नियम 12, 13, 15 के तहत प्रतिवर्ष भंडार का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट नियंत्रण अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक साल भंडार का भौतिक सत्यापन करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन प्रत्येक प्रभार का हम जैसे अप्रैल में करवाते हैं वैसे। तो विद्यालय के भंडार के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि भंडार और पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2006-07 का नहीं किया गया है। अतः नियमानुसार भंडार और पुस्तकों का भौतिक सत्यापन कर पालना से अवगत कराएं। इसके अलावा पुराने खेल रजिस्टर संख्या 2 से नए रजिस्टर में ली गई सामग्री जैसे ड्रम, गोला आदि की कीमत अंकित करें। ये राशि अंकित नहीं की है, पुराने रजिस्टर से नए रजिस्टर में ट्रांसफर की है ये सामग्री, लेकिन राशि अंकित नहीं की है। राशि जरूरी है क्योंकि उस सामग्री का निस्तारण करने के लिए राशि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अस्थायी भंडार पंजिका के प्रश्न 90 पर ताले 8 इंदराज है, उन्हें स्थायी भंडार पंजिका में लिया जाए। तो ताले है वो स्थायी में आते हैं और अस्थायी में दर्ज कर दिए तो इनको स्थायी भंडार पंजिका में ट्रांसफर करना है। इसके बाद में रोकड़ बही की जांच 4 नंबर बिंदु है। तो रोकड़ बही की जांच में क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई, ये देखिए। रोकड़ पुस्तिका को लिखने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है जांच की जानी चाहिए। जो अन्य व्यक्ति द्वारा कई दिनांकों को जांच नहीं की गई है, अब आगे से नियमित जांच कराना आरंभ कर अनुपालना प्रेषित करें। तो एक थर्ड पर्सन को योग का मिलान करने के लिए, योग की जांच करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नामित कर दिया जाना चाहिए जो उसकी जांच करेगा। इसके अलावा रोकड़ पुस्तिका में एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना और उस पर ओवर राइटिंग करना पूर्ण रूप से निषेध है। यदि कोई गलती होने पर पता चलता है तो अशुद्ध प्रविष्टि पर लाल पेन से रेखा खींचकर उन रेखाओं के बीच में लाल पेन से शुद्ध प्रविष्टि दर्ज कर उस पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है रोकड़ पंजिका में। तो ये यहाँ जो ओवर राइटिंग पाई गई है, ये रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, इन पर ये ओवर राइटिंग पाई गई है। तो प्रत्येक शुद्धि काट छांट पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर मय दिनांक के प्रमाणित करावे। तो ये इसका हुआ। उसके बाद में माह के अंत में हस्तस्थ नगद शेष का मासिक ब्यौरा नहीं निकाला गया है, जो अब से आगे से प्रत्येक माह के अंत में ब्यौरा निकाला जाकर रोकड़ पुस्तिका में से दिखाया जाए। पानी और बिजली के बिलों में विलंब शुल्क भुगतान की वसूली। अब कई बार क्या होता है, बिल हमारे पास लेट पहुंचता है बिजली का, या पानी तो अब फ्री है, बिजली पानी का बिल अब आता नहीं है, कई जगहों पर आता है, तो उसको भी पेनल्टी अगर लगती है तो वो पेनल्टी की राशि है वो संस्था प्रधान को खुद को वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, विद्यालय के छात्र कोष के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि विद्यालय द्वारा पानी और बिजली के बिलों में विलंब शुल्क की राशि का भी भुगतान किया गया है। बिल प्राप्त होते ही समय पर बिलों का भुगतान किया जाता तो विलंब शुल्क नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन निम्न बाउचरों द्वारा छात्र कोष से भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है। तो पानी का बिल यहाँ विलंब शुल्क 24 रुपए लगे हैं, इसमें विलंब शुल्क 20 रुपए 44 रुपए की ये वसूली होनी है। तो जो विलंब शुल्क है उसका भुगतान स्वयं संस्था प्रधान या जो भी उसके लिए जिम्मेदार है विलंब के लिए, उसको वो वहन करना होगा। मूल जो बिल की राशि है उसी का भुगतान है वो ये केस बुक में एंटर करना होगा। अब उसके बाद में ये औषधियों का अनियमित भुगतान 219 रुपए का ये संबंधित कर्मचारी है, उनसे 219 रुपए का भुगतान है वो वसूल करके राजकोष में जमा कराने का ऑडिट पैरा है। इसके बाद में क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इंदिराज का अभाव,
विद्यालय द्वारा जो भी सामग्री क्रय की जाती है उसका भुगतान करने से पहले स्टॉक रजिस्टर में इंदराज किया जाना चाहिए, लेकिन विद्यालय द्वारा निम्न सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पे लिस्ट है और ये जो सामग्री है ये स्टॉक रजिस्टर में एंटर नहीं की गई है। तो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करके इस हस्ताक्षर करवा के अनुपालना प्रस्तुत करें। अब देखिए सर्विस बुक में क्या क्या कमियां मिली है ऑडिट के दौरान। सर्विस बुक में पहली ये कि नॉमिनेशन GA 126 लगा हुआ नहीं है। तो ये विशेष रूप से अपने को देख लेना है कि प्रत्येक कर्मचारी की सर्विस बुक में फर्स्ट पेज पे नॉमिनेशन GA 126 लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दिनांक इतने से इतने तक ये 2 कार्मिक है, इनके सेवा प्रमाणीकरण में काट छांट की गई है, जिन्हें सही अंकित करके कटिंग प्रमाणित करावें। अनियमित बोनस का भुगतान। बोनस के लिए राज्य सरकार के आदेश है कि मार्च में जिस विद्यालय में कर्मचारी कार्यरत था उसी विद्यालय से आहरण किया जाएगा बोनस का, लेकिन एक कर्मचारी हैं जिनका बोनस है वो अगले विद्यालय में उठाया गया है, तो पिछले विद्यालय से बोनस उठाने नहीं उठाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करके पालना प्रस्तुत करें। इसके बाद में खुली निविदा से बचने के लिए स्टील फर्नीचर को टुकड़ों में क्रय किया गया है। तो ये 2 बार ये फर्नीचर खरीदा गया है, एक 17/2/2007 को और एक 31/7/2007 को 60 सेट। तो खुली निविदा से बचने के लिए ये किया गया है। तो ये क्या क्या अनियमितता है इसमें देखिए। क्रय टुकड़ों में करके सीमित निविदा के माध्यम से खरीद करने से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हुई है और एक ही फर्म द्वारा फर्नीचर क्रय करने के उपरांत भी 5 माह के भीतर 60 सेट में 2513 रुपए का फर्म को अधिक भुगतान किया गया है और छात्र को उसमें राशि उपलब्ध होते हुए भी क्रय टुकड़ों में किया गया। राशि उपलब्ध है फिर भी 2 बार में ये टुकड़ों में ये किया जा रहा है, तो इसको अनियमित माना गया है। तो संस्था प्रधान द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर निदेशालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त करके प्रकरण को नियमित कराया जाए। निर्माण कार्यों में अनियमितता। तो यहाँ पे ये है कि विद्यालय के विकास कोष के लेखों की जांच में पाया गया कि विद्यालय के द्वारा विद्यालय के मुख्य दरवाजे के पिलर और दीवार का निर्माण कार्य केवल मजदूरी का कार्य इसको ठेके पर देकर 46 रुपए का वाउचर सीधा लगाया गया है। तो निर्माण कार्य हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई, मजदूरी का ठेका देकर कार्य करवाया गया है, जबकि विद्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने पर यह कार्य दैनिक मजदूरी पर कराया जाना चाहिए। सामग्री का बिल अलग होना चाहिए और उसके मजदूरी का बिल है वो अलग होना चाहिए और इस प्रकार से ये कार्य करवाया जाना चाहिए था। जो ठेके का वाउचर लगाकर ये अनियमितता की गई है। इसके बाद में बिना टेंडर लिए फर्नीचर क्रय करना ये है ही। और उसके बाद में भाग 6 में चोरी गबन हानि शून्य और लास्ट जांच प्रतिवेदन पर संस्था प्रधान से विचार विमर्श किया गया और लघु त्रुटियों का नोट दिया गया। तो ये तो थी आंतरिक दल की ऑडिट। इसके अलावा देखिए कुछ विशेष बिंदु इसमें निम्न लघु त्रुटियां पाई गई जिसका निस्तारण आगामी जांच में सत्यापन में करवाया जाए। एक तो रसीद बुकों का लेखा रखा जाए। रसीद बुकें जितनी भी हैं, चाहे वो छात्र कोष की हो, विकास कोष की हो, टीसी शुल्क, प्रवेश शुल्क की हो, तो इन सभी रसीद बुकों का लेखा रखा जाए और स्टॉक रजिस्टर उसका संधारित किया जाना चाहिए और रसीद बुक के प्रारंभ में प्रमाण पत्र अंकित करावें और नियमित भौतिक सत्यापन करें। और अंकेक्षण के दौरान छात्र कोष अग्रिम रजिस्टर संधारित करना नहीं पाया गया है। तो अग्रिम अगर किसी को भुगतान करते हैं तो इसका अग्रिम रजिस्टर भी संधारित होना जरूरी है। डबल लॉक की व्यवस्था का भी नोट लगा है, तो ये पुराने संदर्भ में है। छात्रवृत्ति भुगतान रजिस्टर में प्रत्येक भुगतान पर रोकड़ बही, पृष्ठ संख्या और दिनांक अंकित करनी होगी और सीएल का भी रजिस्टर नियमित संधारित करें। आकस्मिक अवकाश रजिस्टर का संधारण भी जरूरी है। तो ये तो थी आंतरिक दल की ऑडिट। और अब हम बात करते हैं प्रधान महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, इसकी ऑडिट। और
ये इसमें देखिए वही है सिस्टम कि सबसे पहले रोकड़ बही में मिलान, एसडीएमसी, बॉयज फंड, एसएमसी, मिड डे मील, इसमें शेष राशि है वो यहाँ दर्शाई गई है। और उसके बाद में लिखा है कि इस राशि का उपयोग विद्यालयों द्वारा छात्र हितों एवं विद्यालय विकास में नहीं करने से छात्र छात्राओं एवं विद्यालयों को उक्त कोषों में जमा राशि से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। इस संबंध में टिप्पणी से अवगत करवाया जाए। यानी यहाँ पे बताया गया एसडीएमसी में 1.90 लाख रुपए पड़े हैं, बॉयज फंड में 7 लाख रुपए पड़े हैं। तो ये राशि वो छात्र हितों के लिए है, इसको उपयोग में क्यों नहीं लिया जा रहा, तो इसके संबंध में टिप्पणी से अवगत कराया जाए। पहला नोट ये है। दूसरा है ब्याज राशि का राजकोष में जमा का अभाव। तीसरा है बैंक खाते एवं रोकड़ बही में मिलान का अभाव। उसके बाद में शिक्षकों और मंत्रालय कर्मचारी का अभाव, छात्रवृत्ति वितरण का अभाव, और इसके अलावा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का अभाव, और उसके बाद में विद्यालय भवन में आधारभूत सुविधाओं का अभाव। एक तरफ बॉयज फंड में या विकास कोष में काफी राशि पड़ी है, फिर भी विद्यालय में छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु पर्याप्त फर्नीचर, चार दीवारी नहीं है, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, खेल का मैदान, चार दीवारी पर्याप्त मात्रा में कमी है इनकी। इसके अलावा कार्यालय की रोकड़ बहियों में पाया गया कि मिड डे मील रोकड़ बही की समीक्षा में पाया गया कि सब्जी, फ्रूट, किराना का सामान क्रय किए जाने हेतु कच्चे बिल वाउचर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो ना तो प्रिंटेड हैं और ना ही इन बिलों पर बिल संख्या अंकित है, तो जिसके कारणों से अवगत कराया जाए। रोकड़ बही बेकार छांट निषिद्ध है, इसके बारे में पहली ऑडिट में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद में एक अगला जो पेरा है वो है समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित, कि एक फर्म को फर्नीचर विद्यालय में आपूर्ति करना था और यहाँ पे फर्नीचर है वो 91 दिन की देरी से प्राप्त हुआ था। तो जिस पर सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार 10% की दर से 35,217 रुपए की पेनल्टी उस फर्म पर की जानी थी, जिसका अभाव पाया गया है। 91 दिन की देरी से प्राप्त, यानी वो जो टेंडर था उसमें जिस डेट तक सामग्री की आपूर्ति करनी थी उस डेट तक ये नहीं किया गया था, तो 91 दिन की देरी होने से 35,217 रुपए की पेनल्टी उस फर्म पे बनती थी। उसकी राशि वो काटी जानी थी, तो ये काटी नहीं गई और उस फर्म को इस वाउचर संख्या से उसको पूरा भुगतान कर दिया गया। तो इसके संबंध में टिप्पणी से अवगत कराया जाए। और इसके अलावा एक यहाँ पे ऑडिट पेरा ये लगा है कि विद्यालय कोष, विद्यार्थी कोष है, उससे कोई भी सामग्री ऐसी नहीं परचेज होनी चाहिए जो प्रधानाचार्य को स्वयं के कार्यालय पर कार्यालय के लिए यूज हो। तो प्रधानाचार्य को स्वयं के कार्यालय पर ये राशि वो खर्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस संबंध में भुगतान वाउचर की समीक्षा में पाया गया कि वाउचर संख्या इसके द्वारा 40,800 रुपए का लैपटॉप क्रय किया गया, जो अनियमित था। बॉयज फंड से लैपटॉप क्रय किया गया, तो इसकी टिप्पणी से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए। इसके अलावा विद्यालय कोष से 46,597 का फर्नीचर, टेबल और स्टूल और ऑफिस अलमारी क्रय की गई। तो इसमें 15,735 टेबल स्टूल का तो अनुमोदन है, लेकिन 25,500 का वे ऑफिस अलमारी का ये अनुमोदन नहीं है, तो इसलिए इसको अनियमित माना है। एसडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव और अनुमोदन दोनों होने जरूरी है, तो ये अनियमित माना है। इसके अलावा 50,000 से अधिक की राशि स्टॉक की सामग्री की क्रय की जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए। तो इसका प्रकाशन भी एक समाचार पत्र में होना चाहिए। तो अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालय के अंतर्गत प्रयोगशाला स्थापित नहीं है, विज्ञान संकाय भी उपलब्ध नहीं है। और कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि रमसा के द्वारा प्रयोगशाला हेतु राशि 1 लाख रुपए जारी किए गए और सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाकर इसका भुगतान वो कर दिया गया, और उक्त राशि का विद्यालय द्वारा बिना व्यापक निविदा आमंत्रित किए जाकर कार्यालय दिया जाकर भुगतान किया जाना अनियमित था। इसके अलावा कंप्यूटर कक्ष और प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 18.78 लाख की राशि स्वीकृत हुई।
जिसमें 60% की राशि और 18.23 लाख ये जारी किया गया। उसके बाद में इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि संवेदक के बिल से स्पष्ट था कि संवेदक ने विद्युतीकरण, सैनिटरी आदि के लिए कार्य किए ही नहीं थे और विद्यालय के रिकॉर्ड में जी शेड्यूल भी उपलब्ध नहीं था। तो इससे इस स्ट्रक्चर की लागत 4.40 लाख प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष और इतनी राशि और कंप्यूटर कक्षा कक्ष हेतु कुल 18.45 लाख आता है। मात्र 11.94 लाख में तीनों कार्य किस प्रकार कराए गए, इससे अवगत कराया जाए। तो जी शेड्यूल है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त कार्य में लगभग 2 वर्ष की देरी हुई, तो इस पर भी शास्तीय आरोपण का अभाव पाया गया। तो इस प्रकार से ये लेखा परीक्षा अधिकारी की ऑडिट है। तो आज के इस वीडियो में हमने दोनों प्रकार के ऑडिट के बारे में जाना और इन बिंदुओं पर हमें ध्यान रख लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगे। धन्यवाद। जय हिंद।